नमस्कार। मैं मुकेश शर्मा, व्याख्याता भौतिक विज्ञान थर्ड चैप्टर के न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे थे और उसमें हमने दो न्यूमेरिकल सोल्व कर लिए हैं। इसके बाद में हम अगला न्यूमेरिकल देखते हैं और अगले न्यूमेरिकल देखने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आने वाले जो वीडियो हैं उनकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगले क्वेश्चन में है कि 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के तीन प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित है। श्रेणी में संयोजित है इसका मतलब ये श्रेणी क्रम में संयोजित है, सीरीज में संयोजित है। यानी कि जो पहला प्रतिरोध है R1 उसका मान कितना है, उसका मान है 1 ओम। दूसरा प्रतिरोध मान लीजिए क्या है R2 और उसका प्रतिरोध है 2 ओम। और तीसरा प्रतिरोध मान लीजिए कितना है R3 और इसका प्रतिरोध कितना है 3 ओम। ये तीनों किस में जुड़े हुए, श्रेणी क्रम में। यानी कि ये मान लीजिए क्या है R1, ये मान लीजिए क्या है R2 और ये मान लीजिए क्या है R3। इसका मान कितना दिया हुआ है 1 ओम, इसका मान दिया हुआ है 2 ओम और इसका मान कितना दिया हुआ है 3 ओम। प्रतिरोधकों के संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या है, यानी कि जो इसका कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध जो रेजिस्टेंस है इसका क्या है, उसका मान हमें ज्ञात करना है। तो जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं तब उनका तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है, याद रखना आप लोगों को, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर यहाँ पर कोई और प्रतिरोध होता तो हम क्या कर देते, उसको भी क्या कर देते हैं यहाँ पर ऐड कर देते। अब इसमें सीधा सा जो इसके मान है वो क्या करने रखने, तो इसके मान रखेंगे तब कितना आएगा, R बराबर आ जाएगा R1 का मान 1 है, R2 का मान 2 है, R3 का मान कितना 3 है, 3 और 2 कितने 5 और ये कितने हो गए 6। यानी कि जो तो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो कितना आ जाएगा, R बराबर 6 ओम। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या हो गया है, कंप्लीट। अब ये कह रहा है कि यदि प्रतिरोधकों का संयोजन किसी 12 वोल्ट की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है, नगण्य है, यानी कि जो स्मॉल r है उसका मान क्या है, लगभग क्या है 0 है, ठीक है। और इसको यहां पर देखिए, ये जो तीन प्रतिरोध है वो किससे जुड़े हुए, किसी बैटरी से जुड़े हुए। ये प्लस हो गया और ये क्या हो गया, माइनस हो गया, जिसका आंतरिक प्रतिरोध r का मान क्या है, लगभग 0 है। तो प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टता पात हमें ज्ञात करना है। जो वोल्टेज डिफरेंस है उसका मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है कि इस सिरे पर जो विभव होगा वो कितना होगा, उसका मान ज्ञात करना है। इस सिरे पर कितना होगा उसका मान ज्ञात करना है। इस सिरे पर कितना होगा उसका मान ज्ञात करना है। V1 का मान ज्ञात करना है, V2 का मान ज्ञात करना है और V3 का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, विभव पात, ठीक है। तो ये तो R1 हो गया, V1 हो गया। और जो सीरीज में जब ये होते हैं तीन प्रतिरोध, ये मान लीजिए ये प्रतिरोध क्या है, सीरीज में है, तो इसमें धारा कैसे बहेगी, इस प्रकार से बहेगी। और श्रेणीक्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों पर जो धारा का मान होता है वो क्या होता है, समान होता है। तो इसलिए यहाँ भी कितनी धारा रहेगी, I रहेगी, यहाँ भी कितनी धारा रहेगी, I रहेगी, यहाँ भी कितनी धारा रहेगी, I रहेगी। तो ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, IR। तो पहले प्रतिरोध के लिए कितना हो जाएगा, IR1, दूसरे प्रतिरोध के लिए कितना हो जाएगा, IR2 और तीसरे प्रतिरोध के लिए कितना हो जाएगा, IR3, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, V1 V2 और V3 का मान ज्ञात करना है। V1 V2 V3 का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, I का मान पता होना चाहिए। तो E का मान हमें दिया हुआ है, E का मान कितना दिया हुआ है, ये देखिए E का मान कितना है, 12 वोल्ट है। E का मान कितना है, 12 वोल्ट है। तो E बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर E बराबर हो जाएगा IR। यानी कि यदि परिपथ में कुल धारा जो बह रही है वो कितनी बह रही है, I। परिपथ में कुल धारा कितनी बह रही है, I। और यहाँ प्रतिरोध कितना है, कुल प्रतिरोध कितना है, R। कुल प्रतिरोध कितना है, R। तो यहाँ पर कुल विद्युत वाहक बल कितना है, कितना दिया है, E का मान कितना दिया हुआ है 12। I का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। R का मान कितना है 6। I बराबर कितना हो जाएगा, 12/6 बराबर कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर। यानी कि परिपथ में जो बहने वाली धारा है उसका मान कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा R1 का मान कितना 1 बराबर कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट। V1 का मान कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट। V2 का मान कितना आ जाएगा, I का मान कितना है 2। R2 का मान कितना है, R2 का मान भी 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 4 वोल्ट। और I का मान कितना है 2 और R3 का मान कितना दिया हुआ 3, तो ये कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। यानी कि विभव पतन R1 पर कितना होगा, 2 वोल्ट होगा, R2 पर कितना होगा, 4 वोल्ट होगा और R3 पर कितना होगा, 6 वोल्ट। इस प्रकार से प्रत्येक प्रतिरोधक
प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर जो विभव पतन है उसका मान हमने क्या कर लिया है, ज्ञात कर लिया है। आइए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 ओम, 4 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोधक हैं, यानी कि 3 प्रतिरोधक। तो R1 का मान कितना दिया हुआ हमें 2 ओम, पहला प्रतिरोध मान लिया R1, दूसरा प्रतिरोध मान लेते हैं R2 और इसका मान दिया हुआ है 4 ओम, तीसरा प्रतिरोध ये मान लीजिए क्या R3 और इसका मान कितना दिया हुआ है 5 ओम। ये 3 प्रतिरोध दिए हैं और ये तीनों प्रतिरोध किस में जुड़े हैं, पार्श्व में जुड़े हैं। इसका मतलब ये तीनों किस में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, पैरेलल जुड़े हैं। तो संयोजन का कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो जब समांतर क्रम में होते हैं तब संयोजन के कुल प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। हमें क्या करना है, मान रखना है। तो कितना आ जाएगा 1/R बराबर 1/R1 यानी कि 1/2, 1/R2 यानी कि 1/4 प्लस 1/R3 यानी कि 1/5। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 20। तो यहाँ कितने आ जाएंगे 10 आ जाएंगे, यहाँ कितने आ जाएंगे 5 आ जाएंगे, यहाँ कितने आ जाएंगे 4 आ जाएंगे। तो ये कितने हो गए, ये हो गए 19/20। ये किसका मान आ गया, ये मान आ गया 1/R का। तो यहाँ से R का मान कितना आ जाएगा, जस्ट इसको उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20/19। ये मान आ गया किसका, कुल प्रतिरोध का मान 20/19 ओम, कुल प्रतिरोध का मान। तो इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि यदि संयोजन को 20 वोल्ट के विद्युत वाहक बल की बैटरी से जोड़ दिया जाता है जिसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है, नगण्य है। तो ये इस प्रकार से जुड़े हैं कि मान लीजिए ये इस प्रकार से हैं, 3 प्रतिरोध किस में है, तीन प्रतिरोध किसमें है, समांतर क्रम में दिए हैं। तो इस प्रकार से जुड़े हुए हैं और इसको किससे जोड़ दिया जाए, बैटरी से जोड़ दिया जाता है जिसका विद्युत वाहक बल कितना है 20 वोल्ट, यानी कि ई का मान कितना दिया हुआ है 20 वोल्ट। ठीक है, ये प्लस हो गया बैटरी का, ये क्या हो गया माइनस हो गया। तो इस बैटरी से जो धारा जाएगी वो धारा मान लीजिए कितनी है, आई है। यहां से ये धारा क्या हो जाएगी, 3 शाखाओं में विभाजित हो जाएगी। ये मान लीजिए कितनी है I1, ये मान लीजिए कितनी है I2 और ये मान लीजिए कितनी है I3। और यहाँ पर I1 I2 I3 वापस मिलेंगी तो कितनी हो जाएगी I। इस प्रकार से बैटरी से प्लस से माइनस की ओर क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। तो हमें E का मान दिया हुआ है, R का मान जो कुल प्रतिरोध है उसका मान हमने ज्ञात कर लिया है। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा, यानी कि इस R1 से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि हमें किसका मान ज्ञात करना है, हमें मान ज्ञात करना है I1 का, फिर हमें मान ज्ञात करना है किसका I2 का, फिर हमें मान किसका ज्ञात करना है I3 का। I1 I2 I3 का मान हमें ज्ञात करना है। फॉर्मूला क्या होता है, ओम के नियम से V बराबर होता है IR। I बराबर कितना हो जाएगा V/R। ठीक है, I बराबर क्या हो जाएगा V/R। अब समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, जो यहाँ पर तीनों प्रतिरोधों पर जो वोल्टेज डिफरेंस होगा, जो विभव पतन होगा वो क्या होगा, समान होगा। श्रेणी क्रम में क्या होती है, धारा समान होती है। समांतर क्रम संयोजन में क्या होती है, यहाँ से जो वोल्टेज मिलेगी, तीनों एक साथ जुड़े हैं तो वोल्टेज मिलेगी तो सभी को क्या मिलेगी, समान मिलेगी। वो क्या होते हैं, सेम होती है। इसलिए यहाँ पर जो वोल्टेज डिफरेंस होगा या यहाँ पर जो विभव पतन होगा वो किसके बराबर होगा, विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। क्योंकि यहाँ से जो विभव पतन मिल रहा है कहाँ से मिल रहा है, इस बैटरी से मिल रहा है। इसलिए V का मान किसके बराबर आ जाएगा, V का मान बराबर आ जाएगा किसके, E के। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E/R। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E/R। तो I1 का मान कितना हो जाएगा, पहले प्रतिरोधक के लिए I1 बराबर हो जाएगा E/R1। E का मान कितना दिया 20, R1 का मान दिया कितना 2। तो यहाँ पर 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 10 एम्पियर। तो पहले प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा कितनी आ गई, 10 एम्पियर। दूसरे प्रतिरोधक के लिए फॉर्मूला हो जाएगा E/R2 बराबर कितना हो जाएगा 20 बटे किसका भाग लगेगा 4 का, बराबर कितना आ जाएगा 5 एम्पियर। तो दूसरे प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा कितनी हो गई 5 एम्पियर। तीसरे प्रतिरोधक के लिए कितना हो जाएगा E/R3। E का मान कितना है 20 और R3 का मान कितना है, R3 का मान ये रहा 5। इसमें 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4 एम्पियर। तो तीनों प्रतिरोधकों में धारा प्रवाहित कितनी हो रही है 10 एम्पियर, 5 एम्पियर और 4 एम्पियर। कुल धारा कितनी हो जाएगी, ये यहाँ से जो I धारा प्रवाहित हो रही है वही तो 3 शाखाओं में क्या हो रही है, विभाजित हो रही है। तो कुल धारा कितनी हो जाएगी, I बराबर हो जाएगी I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 का मान कितना है 10 एम्पियर, I2 का मान कितना है 5 एम्पियर और I3 का मान कितना है 4 एम्पियर। तो कुल धारा हो जाएगी 19 एम्पियर। इस प्रकार से हमने किसका मान ज्ञात कर लिया, कुल धारा का मान। यहां से प्रवाहित धारा कितनी होगी 19 एम्पियर, 19 एम्पियर। ठीक है, तो क्या पूछा जा रहा है, प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा, प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा
और बैटरी से ली गई कुल धारा का मान, बैटरी से ली गई कुल धारा का मान ये आ गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है कि कमरे के ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध, यानी कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर कितना, मान लीजिए T1 है ये, और इसका मान कितना दिया हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इस पर इसका प्रतिरोध, यदि ये प्रतिरोध यहाँ पर ये समय T1 है तो इसको मान लिया प्रतिरोध कितना है, R1 बराबर कितना हो जाएगा, ये है 100 ओम। ये हमें दिया हुआ है कि कमरे के ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई तापन अवयव, हीटिंग एलिमेंट क्या होता है कि जैसे अपने घरों में होते हैं ना, हीटर है, और जो पानी गर्म करने की जो रोड होती है, जो क्या करते हैं उष्मा प्रवाहित करते हैं, वो क्या होते हैं, हीटिंग एलिमेंट होते हैं। और ये ज्यादातर किसके बने होते हैं, नाइक्रोम के बने होते हैं। ठीक है, तो उसका कमरे के ताप पर उसका प्रतिरोध कितना है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका प्रतिरोध है 100 ओम। R1 बराबर कितना दिया हुआ है, 100 ओम। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो, यह कह रहा है कि यदि प्रतिरोध कितना हो, 17 ओम हो, 117 ओम हो, यदि प्रतिरोध कितना हो 117 ओम हो, तो अवयव का ताप क्या होगा। उस कंडीशन में ये पूछ रहा है कि T2 का मान कितना होगा। यदि इसका प्रतिरोध 100 से बढ़ाकर कितना 117 करेंगे, तब हमें इसको टेम्परेचर को कितना बढ़ाना पड़ेगा, उसका मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। फिर ये कह रहा है कि प्रतिरोधक के पदार्थ का ताप गुणांक एल्फा, एल्फा का मान हमें दिया हुआ है, और एल्फा का मान कितना है 1.7 गुणा 10 की घात -4 डिग्री पर सेंटीग्रेड। ये किसका मान दिया, प्रतिरोध ताप गुणांक का मान हमें दिया हुआ है। तो इसको करने से पहले इसका थोड़ा बहुत कंसेप्ट समझते हैं कि हमें पता है कि कोई, मान लीजिए कोई चालक है, ये कोई चालक है, इस चालक का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, इसकी लंबाई के, मान लीजिए इसकी लंबाई कितनी है, L है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना A है, तो लंबाई के तो क्या होता है समानुपाती, यानी कि इस चालक की जितनी लंबाई बढ़ेगी उसका प्रतिरोध क्या होता है उतना ही बढ़ता है। और इसके अनुप्रस्थ काट के जो क्षेत्रफल है इसके क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि अगर ये बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, यानी कि तार जितना मोटा होता है उसका प्रतिरोध क्या होता है उतना ही कम होता है। जैसे हम यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो R बराबर कितना आ जाता है, रो L अपॉन A, जहां रो क्या कहलाता है, इस रो को बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, इस रो को क्या बोला जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध, या विशिष्ट प्रतिरोध, या इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता, या प्रतिरोधकता। अब अगर टेम्परेचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं हो, वृद्धि नहीं हो, या टेम्परेचर में बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं की जाती, उस कंडीशन में L का मान इसकी लंबाई में और इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में क्या होता है, चेंज लगभग 0 के बराबर होता है, यानी कि बहुत ही कम होता है। कब, जब इस चालक की लंबाई में, जब इस चालक के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं करते हैं, उस कंडीशन में इसकी लंबाई और इसके क्षेत्रफल पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। उस कंडीशन में ये जो R होता है वो किसके समानुपाती होता है, ये R होता है रो के समानुपाती होता है। अब ये जो विशिष्ट प्रतिरोध और या ये प्रतिरोध, ये एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रतिरोध होता है, ये प्रतिरोध क्या होता है, अगर ताप बढ़ता है तो ये प्रतिरोध का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। ताप बढ़ता है, ताप का मान इंक्रीज होता है तो प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, समानुपाती है। उस कंडीशन में अगर विशिष्ट प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा, कब, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, और ये टेम्परेचर पर किस प्रकार से निर्भर होता है, ये टेम्परेचर पर किस प्रकार से निर्भर होता है, तो इसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि टेम्परेचर निर्भर होता है रो टी बराबर कितना होता है, रो 0 1 प्लस एल्फा डेल टी, 1 प्लस एल्फा डेल टी, जहां ये डेल टी तो क्या है, ताप में परिवर्तन, डेल टी तो क्या है, ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन कितना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना कर दिया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना कर दिया, T डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। उस कंडीशन में रो टी बराबर क्या होता है, रो 0 1 प्लस एल्फा डेल टी, जहां एल्फा है प्रतिरोध ताप गुणांक। ठीक है, अब ये रो और आर तो क्या सेम है, इसलिए इस फॉर्मूले को हम आर के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, आर टी बराबर कितना हो जाएगा, R0 1 प्लस एल्फा डेल टी, ये हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अपन ने क्या है यहाँ पर दो, एक ये क्या है R0 तो क्या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और ये T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यहाँ पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो प्रतिरोध है उसको तो मान लिया R1, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो प्रतिरोध है उसको तो मान लिया R1। ठीक है, और
T डिग्री सेंटीग्रेड उसको मान लिया कितना R2 और कितना हो जाएगा 1 प्लस एल्फा डेल T। हमें किसका मान ज्ञात करना, हमें ज्ञात करना है T2 का मान, इसलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं R2 बराबर R1 1 प्लस एल्फा। ये क्या ताप में परिवर्तन, पहले ताप कितना था 27 डिग्री, बाद में कितना है, कितना हम बढ़ाएंगे, यानी कि कितना हो जाएगा ताप में परिवर्तन T2 माइनस T1। तो देखिए आगे क्या आएगा R2 बराबर आ जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा R1 प्लस R1 एल्फा और कितना हो जाएगा T2 माइनस T1। R1 इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, R1 एल्फा गुणा में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा R1 एल्फा बराबर कितना आ जाएगा T2 माइनस T1। ठीक है, अब हमें क्या करने हैं, इनके मान रखने। तो R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 यानी कि R2 का मान कितना है 117 माइनस R1 का मान कितना है 100, ये हमने 100 लिख दिया, बटे R1 का मान कितना है 100 इंटू एल्फा का मान हमें दिया हुआ है 1.7 गुणा 10 की घात माइनस 4 बराबर 117 माइनस 100 ये कितने हो गए 17 बटे ये कितना हो जाएगा 1.7 गुणा 10 की घात माइनस 4 और 10 की घात प्लस 2 ये कितने हो गए 10 की घात माइनस 2, ये से कितने बार कट जाएगा 10 बार कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 बटे 10 की घात माइनस 2 पर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की घात प्लस 2, तो कितना आ गया 10 की घात प्लस 2 और एक कितना हो गया 10 की घात 3 और 10 की घात 3 का मतलब कितना हो गया 1000। ये मान किसका आ गया T2 माइनस T1, हम इतनी देर किसको हल कर रहे थे इसको R2 माइनस R1 बटे R1 एल्फा। तो T2 माइनस T1 का मान कितना आ गया T2 माइनस T1 बराबर आ गया 1000। हमें मान ज्ञात करना है T2 का, तो T2 का मान कितना हो जाएगा, T2 का मान हो जाएगा T1 प्लस 1000 और T1 का मान हमें कितना दिया 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कितना हो जाएगा 1000 प्लस 27 बराबर कितना हो जाएगा 1027 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब है यदि इसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना कर दिया जाए 27 डिग्री सेंटीग्रेड से कर दिया जाए 1027 डिग्री सेंटीग्रेड, उस कंडीशन में उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा 100 ओम से कितना हो जाएगा 117 ओम। इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को हल कर लिया। इससे अगले वाले वीडियो में इससे आगे वाले क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। आप इन क्वेश्चन को देखिए, इनको लिखिए, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।